जैसा कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता चलता कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। मैं हूं अशना मुश्ताक और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए आज मैंने न्यूज़ इनसाइड पे बुलाया है रियल इस्टेट एक्सपर्ट हमजा गोंदल को। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल है आजकल। अच्छा मीस, अगर इस टाइम पे बात की जाए 2023-24 के अंदर, अगर रियल स्टेट की बात की जाए 2021-22 की निस्बत, वो जो है ना वो रियल स्टेट इस टाइम डाउनफॉल चल रहा है। इस डाउनफॉल की क्या रीज़न है? अगर इसके रीज़न की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल फैक्टर आ जाते हैं। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरा ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट है। हमारा कंट्री जो है तकरीबन इसकी जो बेस है वो सारी ओवरसीज़ के पे डिपेंड करता है। ओवरसीज़ पैसा भेजता है, गाड़ियों का बिज़नेस हो गया, प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो गया। अब तो मैं कहने पे मजबूर हो जाऊंगा, जिस तादाद में बेसिकली ओवरसीज़ अब हमारा चला गया और उधर से सरमाया भेज रहा है, अगर ये कहने पे गलत नहीं होगा कि मैं कहूँ कि अगर मुल्क की इकानमी जो है वो भी अब ओवरसीज़ पे डिपेंड करती है, तो ओवरसीज़ ने भी जो है पैसा भेजना छोड़ दिया है। उसकी एक रीज़न ये भी है, और दूसरा रीज़न जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोगों को अपनी हुकूमत के ऊपर यकीन नहीं है उस तरह से जैसे पहले जितनी भी हुकूमत रही हैं उन पे जिस तरह से यकीन था। इसकी ये रीज़न है। तो इसका फ्यूचर क्या है? आपको लगता है कोई बेहतरी आएगी? जी मिस, अगर रियल स्टेट की बात की जाए तो हर 5 साल के बाद जो है ना वो एक दफ़ा डाउनफॉल लाजमी आता है, और वो 1 से 2 साल जो होता है वो रिसेशन का होता है। लेकिन मास्टरमाइंड जो लोग होते हैं वो डाउनफॉल में फ़ायदा कैसे उठाते हैं? अगर 100 रुपये की चीज़ है वो इस टाइम आपको 30 रुपये में मिल रही है या 40 रुपये में मिल रही है, तो जो मास्टरमाइंड लोग होते हैं जिनके पास होल्डिंग पावर होती है वो ये करते हैं कि वो इस 30 रुपये और 40 रुपये वाली चीज़ को लेकर रख लेते हैं, तो उसको फिर आगे जाके मार्केट में महंगे दामों सेल करते हैं। जब मार्केट बेहतर होती है तो उसको मार्केट को अच्छे दामों पे सेल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के नाम पे बहुत कत्लो गारत हो रही है, खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं, इसकी क्या रीज़न है? अच्छा मिस, इसकी एक रीज़न ये होती है कि हमारे जो बड़े होते हैं वो ना जायदाद की तकसीम नहीं करके जाते। एक मुश्तरका खाता होता है जो हमारा दादा, उसके उनके वालद से चला आ रहा होता है, और हम जो तकसीम कर रहे होते हैं हम तकसीम अपने एंड पे ही कर रहे होते हैं, उसकी लीगल कोई हैसियत नहीं होती। फ़र्ज़ करें आप 3-4 भाई हैं, आपके वालिद की प्रॉपर्टी थी, वो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, और आप इसमें से पता नहीं है कि आपके भाइयों की कौन सी प्रॉपर्टी है और आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है। मतलब आपके बुज़ुर्गों की जो प्रॉपर्टी होगी वो एक ही होगी ना, उसमें से कोई डिवीजन नहीं है कि आपकी लेफ़्ट वाली है, राइट वाली है। वो आप लोग खुद ही या हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो अपने एंड पे ही उसकी जो है ना वो तकसीम करके, और उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती। हमने कोई अदालत की तरफ से उसकी तकसीम नहीं करवाई होती कि हमारे नंबर कौन से हैं, हमारा हसरा नंबर कौन सा है, खेवट कौन सी है। तो बाद में जब कोई भी पहले जब इकट्ठे होते हैं तब उनको कोई एहसास नहीं होता कि हमने कल को जो है वो अलहदा भी होना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी रोड के निकलने की वजह से जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो महंगी हो जाती है, तो बाद में आपस में लड़ रहे होते हैं, नहीं मेरा फ्रंट है वे, मेरा फ्रंट है वे, मेरी रोड पे आ रही है। तो इस वजह से वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो किसी रोड की वजह से या उधर को बिल्डिंग बनने की वजह से या कोई गवर्नमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर जब प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, पैसा आ जाता है, हिसाब किताब अंदर आ जाता है, फिर नहीं देखते कि भाई है या मेरी बहन है या मेरे चाचू का बेटा है, फिर वो नहीं देखते। फिर छोटी छोटी बातों से बात बढ़ती जब है तो वो बात बहुत आगे तक चली जाती है, वो कत्लो गारत पे चली जाती है। तो हमारे बड़ों को चाहिए या हम जो बहन भाई हैं उनको चाहिए कि अदालत की तरफ से हम अपनी जगह की तकसीम करवाएं, उसका जो है ना वो अपने अपने जो खेवट हसरा नंबर हैं उनको अलहदा करवाएं। तो ये हर किसी को चाहिए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बता भी देता हूँ, आप चल रहे हैं, जब तक आपके सुलह है तो आप बेशक 20-25 साल चलते जाए, 2-3 नस्लें चली जाती हैं, आपको चाहिए कि आप अदालत की तरफ से खुद तकसीम करवाएं, अपने अपने जो नंबर हैं वो अलहदा करें, ताकि कल को ये जो कत्लो गारत होती है इस सब से बचा जा सके। अच्छा, सुनने में ये आता है कि एक ही फाइल जो है वो 4 से 5 लोगों को बेच दी जाती है, तो क्या ये सच है? मिस, पहले तो मैं आपको फ़ाइल सिस्टम बता देता हूँ। फ़ाइल सिस्टम क्या होता है? हमारा जो गांव लेवल पे या सिटी लेवल पे लोकल प्रॉपर्टी होती है उसमें इंतकाल और रजिस्ट्री वाला सीन होता है। आपने प्लाट लिया, मेरे नाम पे प्लाट है, मैंने आपको दिया, मैंने आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, रजिस्ट्री होगी आपके नाम पे और इंतकाल हो जाए, और मैंने आपको साथ ही कब्ज़ा दे दिया। अगर फ़ाइल सिस्टम की बात की जाए, हाउसिंग सोसाइटीज़ में मोस्टली फ़ाइल चल रही होती हैं, चाहे वो बैरिया है, DHA है, जितने भी बाकी न्यू मेट्रो सिटी, पाकिस्तान के जितने भी नामवर प्रोजेक्ट्स हैं वो अब फ़ाइल सिस्टम पे चल रहे हैं। फ़ाइल सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि सोसाइटी अपनी एंड पे कर रही होती है, इसमें लोकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। रजिस्ट्री इंतकाल की बात की जाए तो वो लोकल गवर्नमेंट के तहसील ऑफिस जो है उस पर रजिस्ट्रार आपसे बयान लेता है और आप आगे जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं।
फ़ाइल सिस्टम बेसिकली सोसाइटी के अंदर ही उसकी ट्रांसफ़र होती है, सोसाइटी के अंदर से ही फ़ाइल बनती है, वो सारा प्रोसेस सोसाइटी के हेड ऑफिस से ही होता है। तो अगर फ़ाइल सिस्टम की बात की जाए तो आपका जो क्वेश्चन है कि एक ही फ़ाइल 4 से 5 बंदों को सेल कर दी जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता। बाद सोसाइटीज़ जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिनको क्रेडिबिलिटी की फ़िक्र होती है वो ऐसे नहीं करते। पाकिस्तान में बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट हुए हैं जिनके पास लैंड मौजूद नहीं होती और वो फ़ाइल सेल कर देते हैं। फ़ाइल्स का नुकसान एक ये होता है कि आपको नहीं पता कि इनके पास लैंड है या नहीं। फ़ाइल उन्होंने सोसाइटी ने अपने ही लेटर ऐड किया होता है, या उनको उन्हें कोई स्टाम्प पेपर निकाला होता है, या अपने फार्म के ऊपर किसी ने करेंसी का नोट लगाया होता है कि ये फार्म नंबर और नोट का नंबर सेम होगा। इस तरह से हर सोसाइटी के अपने अपना एक तरीकाकार होता है। तो सोसाइटी क्योंकि फ़ाइल उन्होंने खुद ही बनानी होती है, तो इसलिए जो है वो फाइल्स नंबर ऑफ़ फाइल्स वो वेरी करता है, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाद सोसाइटीज़ के पास लैंड कम होती है और फाइल्स वो ज़्यादा सेल कर देते हैं। उनको ये होता है कि बाद में जो है वो लैंड साथ मिला लेंगे और लैंड बाद में मिलती नहीं है, तो वो ही फाइल्स नंबर ऑफ़ फाइल्स ज़्यादा सेल हो जाती है, लैंड उनके पास कम होती है। तो जिस वजह से क्लाइंट्स जो हैं वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो रुल रहे होते हैं, वो खज्जल हो जाते हैं, उनको प्लाट नहीं मिलता। उसमें ऐसा ये नहीं होता कि एक फ़ाइल बार बार सेल हो रही होती है, उसमें ये होता है कि एक्सेसिव फ़ाइल सेल हो जाती है और सोसाइटी के पास लैंड कम होती है। और बाज़ दफ़ा लैंड होने के बावजूद भी सोसाइटी को जो लीगल मामलात होते हैं, एनओसी वगैरह, वो नहीं मिलता और बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से प्रोजेक्ट रुक जाता है, आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाते, मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो वो क्लाइंट समझता है कि मेरी फ़ाइल आगे सेल कर दी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं होता। सोसाइटी एक्सेसिव फाइल्स निकाल के एक फ़ाइल 2-3 बंदों को नहीं देती। आप ये कह सकते हैं कि जगह एक प्लाट की अगर है तो प्लाट 3 बंदों को दे दिया हुआ है। इस तरह से वो फ्रॉड होता है। अच्छा, तो ये भी कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो क्या ये सच है? मिस इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। कंसेप्ट इधर हमारे माशरे में यही पाया जाता है कि आपके पास करोड़ों रुपया होना चाहिए, हैवी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, शो ऑफ होना चाहिए। तो ये इसलिए तब ही आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं 1 रुपया भी जो है ना वो घर से लेके नहीं चला, 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने एज ए रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर, कमीशन एजेंट के तौर पर मैंने स्टार्ट की। जब मैंने पहला प्लाट सेल किया तो मुझे 25,000 रुपया कमीशन मिली। मैं चाहूँगा कि आपके पास बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए। आपने अगर ज़्यादा जल्दी फास्ट ग्रो करना है, आपको काम सीखने के बाद ज़ाहिर सी बात है पैसा भी चाहिए। और गाड़ियाँ तो ऐसा उस तरह से नीड नहीं है, पर हमारा जो माइंड सेट है, जो हमारा माशरा है, जो इधर कल्चर पाया जाता है जिसके पास बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, 2-3 गनमैन होते हैं, उसको ज़रा अथेंटिक समझा जाता है। क्या है, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट है ना, हम ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन को एक्सेप्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ना आपको करोड़ों रुपया चाहिए, ना गाड़ियाँ चाहिए। स्टार्ट करने के लिए आपके पास विल होनी चाहिए, आपको कमिटेड होना चाहिए अपने काम के साथ, आपको काम सीखना चाहिए। अगर आप स्टार्ट भी पैसे वाली साइड पे चले जाएंगे तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो आप ना काम सीख सकेंगे, ना पैसा आपको मिलेगा। तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और इसको आगे लेके चलने के लिए बस 2-3 चीज़ें चाहिए। कमिटमेंट चाहिए और आपको अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए, काम को सीखना चाहिए। आपको अगर तरीका आता है, मेन चीज़ होती है पैटर्न। आप अगर पैटर्न समझ जाते हैं कि हमने किस पैटर्न से काम करना है, जो हमारे लोगों को एक नस्ल लग जाती है पैटर्न समझने में, या 2-2 नस्लें लग जाती हैं। और कुछ लोग होते हैं जो शार्प माइंडेड होते हैं, वो 3-4 साल में एक पैटर्न समझ के उसको अडाप्ट करके और खुद ही पैसा जनरेट करके, वो कहते हैं ना, वो कारोबार केड़ा जिथे अपने पैसे ला के करने। तो प्रॉपर्टी का कारोबार हो या कोई भी कारोबार हो, कारोबार मज़ा ही उसका आता है जो लोगों के पैसों के साथ किया जाए या अपना पैसा कमा के उधर लगाया जाए। तो फिर उसमें जो रिस्क होता है ना, वो आप रिस्क नहीं लेते, खुल के खेल लेते हैं। आपको ये डर नहीं होता यार मैंने अब्बे से पैसे लिए हुए हैं तो मेरे पता नहीं ज़ाया हो जाएंगे या मेरे पैसे लॉस हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करने के लिए कोई करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए। जस्ट आपके पास कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके पास लगन होनी चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने कोई करोड़ों रुपए से शुरू नहीं किया, रियल एस्टेट एजेंट से स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, वह जॉब की तलाश में निकले, जॉब नहीं मिली तो प्रॉपर्टी का एक छोटा सा सेटअप शुरू कर लिया। पहला प्लाट बेचा, दूसरा बेचा, तीसरा बेचा, और ऐसे ही करते करते एक अच्छा सेटअप बना और गोंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज हमने स्टार्ट कर ली। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो हम आपके पास बैठे हुए हैं। कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहते हमारे चाहिए, कोई लाखों रुपया नहीं चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं और उनको कोई काम करना चाहते हैं या रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम अवेलेबल हैं, वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं।